So good evening to anyone present here. So today I'm Neeraj. So today we're going to learn on a very new topic, that is fundamental analysis of the company. So we will begin this series by step. So firstly, we will learn how to analyze the profit and loss statement of a company. Secondly, we will go to the balance sheet, and thirdly, we will go to the cash flow statement. Okay, so we will go like this, and at the end of all this session, we will have a company and we will try to analyze it properly so that you can get an idea of like how you can analyze both the statements simultaneously. Okay, so let's begin with the our first session. So our first session gonna be on the topic income statement. Okay. So in this particular session, the one thing I want to say is that we're gonna analyze the income statement by the point of view of the analyst, and we don't want to be an accountant, and we will not like ऐसा नहीं करेंगे कि ये चीज़ गलत है अकाउंटिंग वाइज या ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना हमारा काम है कि हमें उस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करें, उसमें से जो डेटा है उसे कैसे इंटरप्रेट करें सो दैट हम अपने डिसीजन बना पाए कि हमें इस कंपनी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. ओके. अपना फर्स्ट थिंग इसकी इनकम स्टेटमेंट होती क्या है. ठीक है. अब बेसिकली इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. अब बात है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है और इनकम स्टेटमेंट बताती है. ठीक है. पर जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है वो एक्चुअल बेसिस पे बताती है और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश बेसिस पे बताती है. अब इन दोनों का मतलब क्या है, एक्चुअल और कैश बेसिस का, इसको हम एग्जांपल समझते हैं. अब एग्जांपल लो, तुमने कोई गुड्स बेचे किसी दूसरे बंदे को. ठीक है. मैं कोई कंपनी से तुमने गुड्स बेचे. ठीक है. अब वो गुड्स तुमने क्रेडिट पे बेचा, मतलब तुमने उनसे अब तक कैश लिया नहीं है, उस गुड के जो माल बेचा उसका पैसा नहीं लिया अभी तक, तुमने सिर्फ गुड्स बेच दिए हैं. उसके बदले उसने तुम्हें एक इन्वॉइस दी है. ठीक है. कि ये हाँ जी प्रूफ है कि तुमने उसे गुड बेचे थे. ठीक है. अब इनकम स्टेटमेंट क्या करेगी, उस चीज़ को रिकग्नाइज कर लेगी अपने स्टेटमेंट में. ठीक है. पर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं करेगी. वो कब तब तक नहीं करेगी जब तक एक्चुअली में वो जो कैश है नहीं आ जाता हमारे पास. जब तक हमने गुड्स जब गुड्स सेल करती हैं जो कैश आएगा तब हम उसे रिकग्नाइज करेंगे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट. बस ये डिफरेंस होता है. और एक और पॉइंट की जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है वो एक अपना जो उसमें डेटा होता है वो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम का होता है. ओवर ऑफ पीरियड का मतलब जैसे 2022 से 2023 सिर्फ उसी पीरियड का होगा, उसके पिछले पीरियड का नहीं होगा. ठीक है. अब समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट होती क्या है, मतलब रियल में लाइक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट के बारे में. अब इनकम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो कंपनी की ये बताया कि कंपनी की इनकम कहाँ से आ रही है, कौन से गुड्स सोल्ड करके आ रही है और कंपनी के खर्चे क्या लग रहे हैं उस गुड्स को बनाने में. और एट द एंड जो उन दोनों को, जैसे आप तुमने कोई गुड सोल्ड किया उससे कुछ पैसा आया, फिर जो तुम्हारे एक्सपेंसेस थे उससे तुमने सब्ट्रैक्ट किया उस जो रेवेन्यू से, फिर तुम्हारा एट द एंड प्रॉफिट. अब प्रॉफिट का या तो कंपनी अपने पास रखेगी उसको बोलते रिटर्न अर्निंग, या तो बांट देगी अपने शेयर होल्डर्स को बोलेंगे डिविडेंड. बस ये है पॉइंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट का. ठीक है. अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी जो हम इनकम स्टेटमेंट समझेंगे वो एक एप्पल की कंपनी सब जानते ही होंगे, उसके थ्रू समझेंगे कि हम कैसे एनालाइज करेंगे उसको. ठीक है. तो अभी आप देख सकते हो ये इनकम स्टेटमेंट खोल दिया मैंने एप्पल की. तो इसमें जो मैंने 3 ईयर का ले रखा है 2020 से 22 तक का. ठीक है. अब पहली चीज़ दे रखी है इसमें मैंने नेट सेल्स. अब नेट सेल्स क्या होती है, नेट सेल्स का मतलब कि जो कंपनी के जो गुड्स वगैरह उन्होंने सेल किए हैं उससे जो पैसा आया उन्हें उसे बोलते हैं नेट सेल. ठीक है. अब इसको नेट सेल थोड़ा डिगन करते हैं. ठीक है. अब जो नेट सेल होती है कंपनी क्या करती है, या तो उन्हें जोग्राफिकल है उसको डिवाइड कर देती है या तो डिफरेंट सेगमेंट में कर देती है. ठीक है. अब अगर हम एप्पल का देखें तो उन्होंने फिजिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कर रखा था डिवाइड, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सर्विसेज का दो दो में कर रखा है डिवाइड, एक प्रोडक्ट्स में एक सर्विसेज में. ठीक है. फिजिकल प्रोडक्ट एप्पल क्या हो गया, आईफोन आईपैड एयरपोर्ट्स एप्पल वॉच. तो सर्विसेज में अपनी सॉफ्टवेयर और जो सब्सक्रिप्शन होती है. ठीक है. अब पॉइंट ये है कि कंपनी ऐसा क्यों करती है, उन्हें लाइक डिफरेंट जियोग्राफीज या डिफरेंट सेगमेंट्स में क्यों बांटती है. इसका पहला रीज़न है कि मान लो तुम्हारे किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से बहुत ज़्यादा सेल आती है. मान लो एप्पल का एग्जांपल ले लो, मान लो उनकी इंडिया से बहुत ज़्यादा सेल आ रही है उनके ऊपर प्रोडक्ट सेल करने की. ठीक है. अब बाई चांस इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो जाए, गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी ला दे कि जिससे एप्पल के प्रोडक्ट से वो इम्पोर्ट ना हो पाए, उसकी वजह से एप्पल की सेल्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और उनके जो सेल्स में ग्रोथ देखा वो बहुत कम हो सकती है और उससे उनके स्टॉक प्राइसेस में बहुत इफेक्ट पड़ सकता है. इसलिए हमें जानना नेसेसरी होता है कि कहाँ से उनकी ज़्यादा सेल आ रही है, तो हाउ कैसे डिवाइडेड, वेदर इवन डिवाइडेड सब कंट्रीज में या फिर मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेल इज कवर्ड बाय ओनली वन कंट्री. ठीक है. अब सेकंड थिंग है डिफरेंट सेगमेंट्स. अब सेगमेंट्स में क्यों बांटती है कंपनी, ऐसा क्यों करती है, सो दैट उन्हें पता लग सके कि कौन सा प्रोडक्ट उनका बीनिंग वाला है, कौन सा उन्हें ज़्यादा सेल्स ला के दे रहा है, कौन सा नहीं ला के दे रहा है, किसे वो अपसीड कर सकते हैं, किसे रिप्लेस कर सकते हैं और किस पे उन्हें ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है. बस यही चीज़ होती है डिफरेंट सेगमेंट्स में. ठीक है. जैसे मैं लिखा हुआ है ये सब चीज़ें कि वही चीज़ लिखा हुआ है कि टू गेट मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेक देयर सेल्स विच प्रोडक्ट टू फोकस मोर ऑन एंड देयर प्रोडक्ट. अब एप्पल की बात करें तो उनका क्या प्रायोरिटी है, सर्विसेज बिजनेस का. ठीक है. अभी एप्पल ने एक अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला था कि वो अपने सर्विसेज बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उस पर ज़्यादा ग्रोथ लाएंगे एज कम्पेयर टू द उनका जो प्रोडक्ट का बिजनेस है. ठीक है. अब ये हम लोग जो इनकम स्टेटमेंट उससे पता कर सकते हैं वेदर जो एप्पल ने बोला था कि वो सर्विसेज बिजनेस में ज़्यादा फोकस करें कि ये उन्होंने वो लोग कर पाए या नहीं कर पाए हैं. जैसे देख सकते हैं ये इनकम स्टेटमेंट थी, वही सेम चीज़ उठाई है मैंने वहाँ से, बस उसका एक्सेल में जाके उनका ग्रोथ रेट कर दिया था. मतलब एक्सेल में जाके उनका ग्रोथ रेट निकाल दिया. ठीक है. अब जैसे तुम देख सकते हो
कि जो प्रोडक्ट्स का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 2020 में 3% था, 21 में 26% जंप आया, फिर 6% हो गया 2022 में। और सर्विस का देखो 16, 21, 12। अब देख सकते हो कि जो बीच में जो ग्रोथ रेट है ना कि 26 21%, ये मे बी उसकी वजह से हो सकता है क्योंकि तब एप्पल का कोई लॉन्च इवेंट आया हो, या तो एप्पल का प्रोडक्ट तब बहुत ज़्यादा चल गया हो, या मेरे भी ये 2021 कोविड का पीरियड जब एंड हुआ था उसके बाद का, इसलिए इनके बहुत ज़्यादा जंप आया सेल में, ठीक है। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें, ऐसे कंपेयर करें प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की सेल्स को ईयर ऑन ग्रोथ को, हम तो देख सकते हैं कि जो सर्विस की ईयर ऑन ग्रोथ है वो एज कम्पेरेटली प्रोडक्ट से ज़्यादा हो गई है। देख सकते हो 21 से 12% हुई है, और इसकी 26 से 6% तक गई है। तो इससे मतलब लगता है कि हाँ भाई एप्पल जो आप बोल रहे हो उसमें कमिट करती है, अगर फ्यूचर भी अगर इन फ्यूचर अगर उनका जो मैनेजमेंट है कुछ बोलेगा अपनी कंपनी रिलेटेड, उस पर वर्क जरूर करेगा। अब नीचे देखो जो लास्ट में लिखा हुआ है ईयर ऑन ग्रोथ, मतलब टोटल का, ठीक है। अब इसको देखना चाहते हैं कि हमेशा ये जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहे, मतलब हर साल से नेक्स्ट ईयर ये ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, ये अच्छा साइन था कंपनी के लिए, ठीक है। पर जैसे एप्पल का देखें तो इसमें 7 to 6% इसलिए है क्योंकि जो जिस इंडस्ट्री में ये लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत पेनिट्रेटेड है, तो इतना सेल्स होना भी इनफ होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी इनकम स्टेटमेंट की, थी ग्रॉस मार्जिन। अब ग्रॉस मार्जिन क्या होती है, मतलब ग्रॉस मार्जिन पार्ट है उसका, उससे पहले पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी मैं तुम्हें ले चलता हूँ वहाँ पे, ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है बेसिकली, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है जो कंपनी पैसा, मतलब जो उन्होंने सेल्स करा प्रोडक्ट्स का, उसको बट सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स या सर्विस को बनाने के लिए जो जो कॉस्ट लगा होगा उसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ वही कॉस्ट आती हैं जो उन प्रोडक्ट्स या गुड्स को बनाने में लगी हो, जैसे हमारी रेंट वगैरह फैक्ट्री वेजेस ये सब ना उसमें नहीं आते, वो सब आते हैं ऑपरेटिंग वाले में, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक नहीं है, वो इनडायरेक्टली लिंक है इन गुड्स को बनाने में, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल लेके समझते हैं। चलो मान लो तुम्हारी एक जनरल मोटर्स की कंपनी है, ठीक है, सब जानते हैं जनरल मोटर्स कंपनी है, ठीक है। क्या करती है वो कार बनाती है। अब जब वो कार डिज़ाइन करती है, जब वो कार का इंटीरियर डिज़ाइन करती है, उसको टायर्स लेके आती है, उसकी जो टेक्नोलॉजी अंदर की वो डिज़ाइन करती है, सीट्स कवर लगाती है, वो सब चीज़ें लगाती है, तो वो सब कॉस्ट इसमें आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। पर जैसे वो कोई मैनेजर को हायर कर रखा है उन्होंने अपने शोरूम में सेल करने के लिए, वो कॉस्ट इसमें नहीं आएगी, वो कॉस्ट कितनी जाएगी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बेस सिंपल, मतलब जो हमने सेल्स किया उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो कॉस्ट लगा उस गुड्स को बनाने का उसको टैक्स करेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो वो प्रॉफिट होता है जो सिर्फ उनकी एक्सपेंस को हटा के है जो गुड्स को बनाने में लगे हो, ठीक है। अब इसी से हमारा क्या आता है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स। अब ग्रॉस मार्जिन का अगर हम समझे इसको रियल मीनिंग उसका क्या होता है, इसका मतलब ये होता है तुम अगर 100 रुपये का सेल कर रहे हो उसमें से तुम कितना परसेंट अपना प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहे हो, सिर्फ उसी कॉस्ट को इंक्लूड करे जो तुम्हें उस गुड्स को बनाने में लगी है, ठीक है। इसका ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सिंपल यही होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या सिग्निफिकेंट, मतलब क्या बताता है हमारे रिलेवेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ग्रॉस प्रॉफिट का, ये बस यही बताता है कि प्राइसिंग पावर ऑफ द कंपनी क्या कैसी है। अगर ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन है मतलब कंपनी का ज़्यादा प्राइसिंग पावर है, वो अपने कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल मतलब एक्सेल में समझेंगे, एक्सेल में कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है गलत है, ओके। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ तो ये खुल गया एक्सेल, ओके। अब ये है हमारा ग्रॉस मार्जिन टेबल, इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है, फोकस हियर ऑन, ठीक है, ये पूरा टाइप, ठीक है। अभी जैसे अभी तो एग्जांपल लेते हैं कि एप्पल का आईफोन, ठीक है। अभी मान लो एप्पल अपने आईफोन को सेल करती है $1000 में, ठीक है, और उस एप्पल के आईफोन को बनाने में कॉस्ट लगती है $500, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे, क्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जो मैं तुम्हें बताया, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे 500 डिवाइड बाय रेवेन्यू से करेंगे, एक सेकेंड, 500 डिवाइड बाय करेंगे तो हमारा ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि जो ग्रॉस मार्जिन है, अब तो मैंने बताया था कि ये प्राइसिंग पावर दिखाता है, ठीक है। अब मान लो कि पहले कंपनी जो एप्पल कंपनी पहले अपना आईफोन बेच रही थी वो $1000 का, ठीक है। अब मान लो वही सेम एप्पल का प्रोडक्ट आईफोन वो $1500 में बेच पा रही है, ठीक है। देखो ग्रॉस मार्जिन बढ़ गया, ये हमें क्या दिखाता है कि एप्पल अपने कॉस्ट सेम रखते हुए अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता है, मतलब हायर चार्ज कर सकता है अपने कस्टमर्स से। ये किससे पता लग रहा है, ग्रॉस मार्जिन जितना, ओके। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस मार्जिन क्या दिखाती है, प्राइसिंग पावर बताती है कंपनी का कि वो वेदर हाई चार्ज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब ये कहाँ सिग्निफिकेंट होता है, ये सिग्निफिकेंट यहाँ पे होता है कि मान लो कंपनी के जो रॉ मटेरियल सारे जैसे गुड्स बन रहे हैं वो थोड़े अनस्टेबल से हैं, मतलब वो सिक्लिकल है, कभी कॉस्ट बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। अगर कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है तो वो अपनी जो कॉस्ट बड़ी होती है वो अपने कस्टमर पे शिफ्ट कर पाएगी, एज अ जो उनके मतलब फाइनल प्राइस होगा उस पर शिफ्ट कर देगी, और अपने कंज्यूमर से हायर चार्ज कर पाएगी। इससे उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके मार्जिन स्टेबल रहेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, हाँ,
अब तुम्हें मैंने बताया था कि एप्पल ने बोला था कि वो अपने सर्विसेज सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसका रीज़न क्या था, वो क्यों करेंगे। तो अब जैसे तुम देख सकते हो कि ये मैंने एप्पल के वेबसाइट से उठाया है। अब जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे ऊपर ग्रॉस मार्जिन दे रखी है, कितनी कितनी मिली थी उन्हें, टोटल ग्रॉस मार्जिन दे रखी है, और नीचे दे रखा है ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, मतलब उनका कितना ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बच रहा है, ठीक है। जो तुम्हें बताया था मैंने, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मतलब प्राइसिंग पावर, उसका मतलब कि कितना कंपनी प्रॉफिट कर पा रहा है अपने मतलब अगर वो कंपनी 100 रुपये का सेल कर रही है, उसमें से 43% वो प्रॉफिट कर पा रही है उस 100 रुपये के सेल से, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन के ऊपर, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि एप्पल बोल रही थी अपने सर्विसेज बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करेगी। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न बेसिकली तुम देख सकते हो ग्रॉस मार्जिन जी था। अब तुम प्रोडक्ट्स पे जाओ, उसमें क्या दिखा तुम्हें, इनका ग्रॉस मार्जिन 2020 में 31%, 2021 में 35%, 2022 में 36%। अब अगर तुम उसको सर्विसेज से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट डबल है, लाइक 2020 में 66, 21 69, 22 में 71%। इससे पता लगता है कि जो उनको सर्विसेज बिजनेस पे उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया दे विल फोकस मोर ऑन देयर सर्विसेज बिजनेस सो दैट उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल सके। बस यही रीज़न होता है हमें लाइक डीपली स्टडी करने का, ग्रॉस मार्जिन हो सब चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ थी, वो थी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने बताया था कि वो एक्सपेंस जो इंडायरेक्टली रिलेटेड हो उस गुड्स को बनाने में। बेसिकली ये वो एक्सपेंस होते हैं जो उस बिज़नेस को रन करने काम आते हैं, जैसे हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, सैलरीज वगैरह देना होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, एडवर्टीजमेंट वाली कॉस्ट हो गई, जो तुम्हारी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर होता है, वो सब हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जो एप्पल है वो दो पार्ट में डिवाइड करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और SG, ठीक है, सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। अब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस क्या होता है, ये बेसिकली वो एक्सपेंस होता है जिसमें जो कंपनी है वो ऑनगोइंग किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही है, जो उन्हें फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट उन्हें सेल्स ला के दे सकता है। मान लो किसी ने प्रोडक्ट पे काम कर रही है जो उन फ्यूचर बिकेगा, उनसे सेल आएगी, ठीक है। सो वो आता है R&D में, ठीक है। अब अगर हम एप्पल की बात करें तो उनका R&D क्या हो सकता है। अब सबको पता है एप्पल कार पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो वो जितना भी कॉस्ट उसको बनाने में मतलब अभी आ रहा है, जो रिसर्च करने में आ रहा है, वो सब इसमें जाएगा, हमारा R&D में जाएगा, ठीक है। और एक होता है SG, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये तो बेसिकली वो एक्सपेंस हो गया जो मतलब हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है, जो बिजनेस को रन करने में, जैसे हमारा ऑफिस रेंट, वेजेस, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आ रही है, ठीक है। अब हम जो एक्सपेंस को कैसे एनालाइज करें, इसको हम एनालाइज करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। और हम लाइक यूजुअली इसको देखना चाहते हैं कि जो हमारा एक्सपेंस है वो जो हमारा रेवेन्यू की ग्रोथ है उससे जो हमारा एक्सपेंस ग्रोथ है वो कम होना चाहिए, ठीक है। ताकि या तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए तो कम होना चाहिए, ठीक है, टाइम बाय टाइम। इससे पता लगता है कि जो कंपनी है वो अपने ऑपरेशन में ज़्यादा एफिशिएंट है, वो लाइक कम कॉस्ट से ज़्यादा बेच पा रही है, ठीक है। और एक सेकेंड, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लाइक इसे जो एनालिसिस था, हाँ जैसे ये रहा, हम ये पढ़ने वाले हैं अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला, ठीक है। अब देख सकते हो जो R&D के एक्सपेंस हैं वो 2020 में 18,750, फिर 21,914, फिर 26,251। अब देखो इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट कितना है, पहले 14 फिर 17%, ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ सेल रखोगे तो ये 7-6-7% है। हाँ इतना सही रहता है, मतलब इतना रहना चाहिए, 6-7% अगर है तो मतलब कंपनी एबल टू कंट्रोल देयर एक्सपेंसेस है, ठीक है। और अगर सिमिलर SG में आओगे तो वो भी 6-7% है। तुम देखना चाहते हो कि ये स्टेबल ही रहना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कम होना चाहिए, ठीक है। और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है वो थोड़ा बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, इससे इतना सिग्निफिकेंट नहीं बढ़ा है, मतलब ठीक ठाक बढ़ा है, क्योंकि सेल से अगर तुम्हारा वो एक्सपेंस जो है जैसे परसेंट ऑफ सेल्स सेम ही है, उससे कम हो रहा है, तो मतलब तुम विन कर रहे हो उस जगह पे। और फिर एंड में इसको जो टोटल है उससे भी कंपेयर कर सकते हो, तो वो भी ज़्यादा नहीं, 13-14% के आसपास है, वो इतना ठीक रहता है। लाइक तुम्हारा पूरा सेल्स में से तुम्हारा इतना ही एक्सपेंस है बिजनेस को रन करने में, तो ये इनफ है, 14-15% तो चल जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब वही हो गया जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालता, उसमें जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दें तो हमारे पास बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बिट्टा भी कहते हैं। बिटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों सेम ही होते हैं। अब बेसिकली ऑपरेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली शो करता है कि हाउ मच ईच डॉलर ऑफ रेवेन्यू इज टर्न इनटू प्रॉफिट। मतलब सिंपल यही है कि तुमने अगर $100 का रेवेन्यू किया, उसमें से तुम कितना डॉलर प्रॉफिट कन्वर्ट, उस जितना उसमें $100 में से 100 का तुम लोग कितना प्रॉफिट कन्वर्ट कर पा रहे हो। अगर
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 और मतलब 50 रुपये तुम लोग 100, मतलब तुम लोग 100 रुपये का सेल्स करके 50 रुपये प्रॉफिट कर पाते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों नेसेसरी है? ये नेसेसरी इसलिए है कि फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कोई लोन वगैरह या कुछ उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो सब नहीं होती, तो क्या कंपनी प्रॉफिटेबल हो पाती है? नहीं हो पाती, ठीक है। क्योंकि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे तो तुम्हारे पास वो एक्सपेंस डिडक्ट करने पड़ते हैं, इंटरेस्ट वगैरह, डेप्रिसिएशन के चार्जेस, ठीक है। तो उसको ना कंसिडर करते हुए हम पहले देखते हैं कि अगर किसी कंपनी का बिटा पॉजिटिव है तो पता लगता है हाँ भाई कंपनी का जो कोर बिजनेस सही में प्रॉफिटेबल है। वो अगर उनके पास लोन वगैरह नहीं होता तब भी वो लोग अपना पैसा जनरेट कर पाते, मतलब प्रॉफिट कर पाते, ठीक है। और हम लाइक अगर इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि जो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल बिटा है वो हमेशा ग्रोथ करते रहना चाहिए, या तो ज़्यादा मतलब ग्रोथ कर रहना चाहिए हमेशा, मतलब प्रीवियस ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब स्टेबल रहना चाहिए। इसका मतलब यही होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ थी, एक जस्ट सेकेंड, हाँ, अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ थी वो थी हमारी अदर इनकम। अदर इनकम क्या होती है? अदर इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जो कंपनी का कोर बिजनेस नहीं होता उससे आ रही हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल की कंपनी ने किसी स्टार्टअप पे इन्वेस्ट कर रखा है, उससे जो रिटर्न कमाएगी वो हमारा ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा। या उसने कोई किसी बॉन्ड वगैरह खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, उससे जो इंटरेस्ट इनकम मिलेगा वो सब ऑपरेटिंग इनकम में जाता है, ठीक है, मतलब अदर इनकम में जाता है, सॉरी। उसके बाद वो जो प्रोविजन वगैरह ये इतना नेसेसरी नहीं है, बस इतना ही। वो फिर नेट इनकम, और नेट इनकम हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप देखना चाहते हैं कि एज एम कि हमेशा ग्रोथ करते रहना चाहिए और कितना टाइम ग्रोथ हुआ है प्रीवियस ईयर से, सब यही सब देखते हैं, ठीक है। उसका जो नेट इनकम बचता है उसमें से हम लोग या तो डिविडेंड डिवाइड दे देते हैं या तो रिटेन अर्निंग्स पर रख देते हैं, ठीक है। बस यही होता है, ऐसे एनालाइज करते हैं किसी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट को। अब आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट के सेशंस में ऐसे ही किसी कंपनी का एग्जांपल लेके हम लोग कैश फ्लो बैलेंस शीट समझेंगे, ठीक है। चलो सी यू।